हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका एम स्टडी चैनल में। आजकल आप लोग सीसैट की तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम का डेट तो अभी आया नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है ड्यू टू कोरोना, लेकिन तैयारी करें। तैयारी अच्छी से होनी चाहिए। आप उनका देखा जा रहा है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के द्वारा कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक। आज उस पर हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे के विकास में कौन कौन से कारक होंगे, वही आज का टॉपिक होगा, जिसमें हम कारक सिर्फ हेडिंग लिखे हैं। कारक में पहला पॉइंट आता है, डियर फ्रेंड्स, स्वास्थ्य, हेल्थ जिसको बोलते हैं। अब इस स्वास्थ्य का क्या वर्क है बच्चे के डेवलपमेंट में, तो इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा प्रथम के वर्षों से बीमारी से ग्रसित है तो उसकी भाषा विकास अवरुद्ध होता है। दूसरा पॉइंट है बुद्धि। बुद्धि भी एक कारक है। बुद्धि स्तर ऊंचा हो जाता है तो भाषा की विकास तेजी से होता है। यदि कम बुद्धि होने पर कम शब्दावली होती है, गलत उच्चारण पाया जाता है। तो ये सारी बातें होती हैं जो बुद्धि पे डिपेंड होता है। तीसरा पॉइंट है यौन विभिन्नता। यौन विभिन्नता का क्या मीनिंग है? लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा भाषा विकास श्रेष्ठ होता है। मीन्स कि कंपेयर जब किया जाता है लड़का और लड़की का, तो उसमें लड़कियों में भाषा का जो सिस्टम है, डेवलपमेंट है, वो सबसे अधिक माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। वे लंबे वाक्य में त्रुटि रहित बोलती है। मीन्स बिना गलती के एक लंबा सेंटेंस बोल सकती है, ये उसका सिस्टम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डियर फ्रेंड्स, सामाजिक आर्थिक स्तर। उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवार के बालक निम्न सामाजिक आर्थिक वाले परिवार के बालकों से अधिक लंबे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। उनका शब्दावली भी अच्छी होती है। मीन्स उसका जो वोकेबलरी है वो बहुत अच्छा होता है। उसका कारण क्या है कि उनका हाई सोशल इकोनॉमी है, जिसको हम लोग बोलते हैं वीआईपी लोग। आम लैंग्वेज में बात करें तो ये कॉमन सी चीज़ देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो क्या है? परिवार का आकार। परिवार का आकार, परिवार के आकार पे भी बालक का विकास एक कारक है। एक बच्चा होने पर माता पिता का जो विशेष प्रशिक्षण होता है, विशेष केयरफुल होता है, विशेष ध्यान होता है, वो उसकी भाषा का विकास में तेजी से होने देता है। जबकि 2-3 बच्चे अगर हो जाते हैं तो वो ध्यान तो देता है, लेकिन उस रूप में ध्यान नहीं दे पाता है जैसे कि एक बच्चे पे ध्यान देना चाहिए था। तो इससे क्या होता है? ध्यान नहीं देने के कारण विकास मंदित हो जाता है। जन्म के क्रम पर भी विकास का इफेक्ट है। वो क्या है? जन्म का क्रम भी प्रभाव पड़ता है। माता पिता पहले बच्चे पर दूसरे तीसरे जन्म क्रम वाले बच्चे की अपेक्षा अधिक समय देते हैं, अधिक ध्यान देते हैं। अतः उनमें भाषा का जो विकास है वो तेजी से होता है। मीन्स पहला बच्चा जो होता है उस पे ज़्यादा फोकस होता है, दूसरे पे थोड़ा सा और कम हो जाता है, तीसरे पे कम हो जाता है। मतलब जैसे जन्म का क्रम होते जाता है वैसे विकास जो होती है, भाषा का जो विकास है उसके असेंडिंग ऑर्डर पे डिपेंड हो जाता है। मतलब उसकी क्रमानुसार वही जन्म का क्रम है। जन्म क्रम का मतलब यही है कि क्रम के अनुसार जो जन्म हुआ उस पे भाषा का जो इफेक्ट है।
नेक्स्ट पॉइंट है माता पिता के द्वारा प्रेरणा। माता पिता के द्वारा प्रेरणा। अब माता पिता के द्वारा प्रेरणा का मीनिंग क्या है कि जिन बालकों को माता पिता के द्वारा बोलने, शब्दों को बोलने, लिखने एवं पढ़ने के लिए अधिक प्रेरणा मिलती है, उनमें भाषा का विकास तेजी से होता है। और ये केयरफुली देखने वाली भी बातें हैं, प्रैक्टिकल भी है। आजकल घरों में, आपके घरों में, मेरे घरों में या किसी के घरों में देखिएगा कि अगर पेरेंट्स अगर केयरफुली बच्चे पे ध्यान न देते हैं तो बच्चे में भाषा का ही विकास नहीं, कोई भी विकास शब्द का सिस्टम ही हट जाता है, गायब हो जाता है वहाँ से। तो इसलिए माता पिता के द्वारा जो प्रेरणा मिलती है बच्चे को, पढ़ने के लिए हो, लिखने के लिए हो, बोलने के लिए हो, वो सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है और उससे भाषा का विकास होता है। अगला पॉइंट देखेंगे डियर फ्रेंड्स कि भाषा के विकास में बाधाएं कौन कौन सी है। तो पहली बाधाएं क्या होती है बच्चे के लिए, देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। अत्यधिक रोना। जो बच्चा सबसे ज़्यादा रोता है, समझिए कि भाषा का विकास का बाधा शुरू हो गया। बस ये स्टार्टिंग हो गई, चाहे वो बचपना हो। जनरली बचपन में ही बच्चा का रोना होता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होने के बाद, मतलब 5 साल 6 साल पे भी बच्चा रोना शुरू करता है। तो ये जितना ज़्यादा रोएगा भाषा का विकास में उसके लिए बाधा है। ये कम से कम भाषा सीखेगा, कम से कम उसके पास ज्ञान होगी। दूसरा पॉइंट है समझने में कठिनाई। समझने में कठिनाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बच्चा किसी शब्द को, किसी भाषा को नहीं समझ पाता है तो भाषा का विकास में पॉसिबल ही नहीं है कि वो भाषा का विकास उसके पास हो। तो ये सारा पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट्स है विलंबी वाक। अब विलंबी वाक का क्या मीनिंग है? नेक्स्ट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स विलंबी वाक। विलंबी वाक का मीनिंग ये है डिले स्पीच। जो बच्चा बहुत देर से बोलना सीखता है उसके लिए भी भाषा का विकास में ये सबसे इम्पोर्टेंट बाधा है कि वो बोलना ही देरी से शुरू करता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पेरेंट्स का फैक्टर्स है, हमारे क्लास का फैक्टर है, हमारे समाज का फैक्टर है, हमारे आसपास का वातावरण भी है। क्योंकि बच्चे को जब आसपास के वातावरण में छोड़ा जाता है तो अलग अलग टाइप की भाषा आती है और उस भाषा को वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, वॉच करता है, फिर कोशिश करता है बोलने के लिए। लेकिन आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल हो जाते हैं हम लोग और उसके कारण क्या होता है, बच्चा अपने आसपास का जो इन्वायरमेंटल वर्ड है, जो भी बातें हैं, जो भी लैंग्वेज है, उसको वो कैप्चर नहीं कर पाता, उसको सीख नहीं पाता है। तो ये डिले स्पीच जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल मुझे भी, हम अपने को बोले तो मुझे भी आजकल कॉमन चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि बच्चे 3 साल के हो गए हैं, बच्चे 4 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो भाषा का डेवलपमेंट होना चाहिए उस बच्चे के पास वो नहीं है। वो नहीं बोल पाते हैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए, बड़ों से क्या बोलना है, छोटे से क्या बोलना है, उनके पास ये सब चीज़ का कोई नॉलेज नहीं, कोई आइडिया नहीं है। तो ये विलंबी वाक्य भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है वाक विकार। और ये वाक विकार जो है इसमें बच्चे को एक तरह से बीमारी हम नहीं बोल सकते हैं। इसमें ये देखिए, बच्चा जन्म से कुछ तो सीखता ही नहीं, ना बोलना आता है, ना लिखना आता है, ना पढ़ना आता है। सब कुछ उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसके समाज के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा, उसके इन्वायरमेंट के द्वारा, आसपास के सामाजिक वातावरण से सीखता है वो। लेकिन वाक विकार एक ऐसा सिस्टम है कि बच्चे को लोग छोड़ देता है कि बच्चा सीख लेगा, जबकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और उसमें 3 तरह की वाक विकार में 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। वो देखिए क्या क्या है, तुतलाना, हकलाना और स्पष्ट रूप से किसी भाषा का, किसी शब्द का उच्चारण नहीं कर पाना, जिसको हम
अस्पष्ट उच्चारण लिखे हैं डियर फ्रेंड्स। तो तुतलाना भी बच्चे का बाकी विकार है, हकलाना भी है, अस्पष्ट, कुछ बच्चों में डिजीज भी इसका होता है, ठीक है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी बच्चे अगर कंटिन्यू किसी शब्द को, किसी भाषा को बोलना शुरू कर दें तो उनका तुतलाना हकलाना कुछ दिन के बाद हो सकता है खत्म हो। आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट भी इसका शुरू हो गया है। तो ये बाक विकार में ये 3 पॉइंट्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब डियर फ्रेंड्स हम आगे एक और पॉइंट्स देखेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे। डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे भाषा सीखने के साधन। तो भाषा सीखने के कौन कौन से साधन हो सकते हैं, इसमें हम आपको 5 साधन पे बात करेंगे। पांचों साधन के बारे में मुझसे जितना हो पाएगा डियर फ्रेंड्स उतना हम उस पर कुछ शब्द बोलेंगे। आप केयरफुली थोड़ा सा उसको सुन सकते हैं, समझ भी सकते हैं, लिखेंगे नहीं हम। जिसका पहला पॉइंट क्या है, अनुकरण। और अनुकरण को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक काम जो दूसरी से देख करके किया जाता है। अनुकरण का मीनिंग ये है कि जैसे जनरली आप क्या देखिएगा बच्चे के सामने कि अगर 5 बच्चे हैं किसी फैमिली में, 4 बच्चे हैं किसी फैमिली में, अगर उसमें से 3 बच्चे 4 बच्चे पढ़ने बैठ चुके हैं तो बाकी जो रिमेनिंग बच्चे होंगे आपके 1 या 2 बच्चे वो उनको देख करके पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर नहीं पढ़ने का मन करेगा तो बोलेंगे अपने पेरेंट्स से कि मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी लिखूंगा, मुझे चाहिए लिखने के लिए, पढ़ने के लिए बुक चाहिए, पेंसिल चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी थिंग्स होगी उसको डिमांड करेंगे। अनुकरण का मीनिंग ये है। या फिर आप अनुकरण में ये भी समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि बच्चे एक दूसरे को देख करके करने की कला सीखते हैं, यही अनुकरण है। भाषा सीखने का एक सिस्टम है। अगर आप बोलिएगा, जिस लैंग्वेज से बात करिएगा उस लैंग्वेज को सीखने का कोशिश करेगा, अनुकरण का मीनिंग है। भाषा सीखने में बहुत सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। भाषा सीखने में दूसरी चीज़ क्या है, कहानी सुनाना, कहानी सुनना। जनरली आप देखते हैं बहुत पहले, अब तो सिस्टम चेंज हो गया कि बच्चे को कहानी सुनने की आदत होती थी। कहानी सुनते सुनते वो सो जाता था या कहानी से वो कुछ सीख लेता था, चाहे वो कहानी स्कूल के टीचर सिखाएं या घर की दादी सिखाएं या उसकी नानी सिखाए। मतलब कहानी उसको सुनना है किसी तरीके का, उस कहानी से जो भी ज्ञान लेना है उसको, जो भी उससे सीख लेना है उससे वो सीखता था। तो भाषा सीखने के साधन में एक कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा पॉइंट है भाषा सीखने के लिए खेल का भी इंपॉर्टेंट प्ले है। वो क्या है, जैसे अलग अलग खेल की अलग अलग भाषाएं होती है, तो उस भाषा को सीखने के लिए खेल की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश वर्ड है, तो बच्चे अगर इंडिया से बाहर कहीं जा रहे हैं खेलने तो वहाँ भाषा का सीखने का साधन कुछ और होगा, मतलब भाषा उससे दूसरा कुछ सीखेगा वो। यहाँ खेल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाषा सीखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वार्तालाप या बातचीत भी हम उसको बोल सकते हैं, बातचीत। डिस्कशंस, बच्चे डिस्कशंस से भी भाषा सीखते हैं, बहुत सारा डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं जिसका कोई आंसर नहीं है लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने से भी भाषा सीखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उससे आसानी से बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति होती है, वो सीख जाते हैं किसी भी चीज़ को। और 5वां पॉइंट्स है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर का मतलब ये है कि प्रश्न करना और उसका उत्तर सीखना। अब देखिए प्रश्न उत्तर करने का मतलब ये नहीं, बच्चा कभी कभी क्या करता है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर वो जानता है लेकिन फिर भी पूछता है। इसलिए पूछता है कि जो उसके सीनियर है, उसके जो पेरेंट्स हैं या फिर उसके जो भी गार्जियन है या आसपास के लोग हैं, उस क्वेश्चन का आंसर उनके द्वारा कैसे दिया जाता है, उनकी भाषा में कैसे दिया जाता है, उस भाषा को फॉलो करता है। वो जानता है आंसर फिर भी, इसलिए कि उनके पास सीखने का
एक सिस्टम है। सिस्टम अगर जिस बच्चे में अगर एक क्वेश्चन पूछने का, आंसर देने का, डिस्कस करने का, बातचीत करने का ये सिस्टम सारा क्रिएट हो जाए, उस बच्चे का भाषा आसानी वे में ठीक हो सकता है। तो ये भाषा सीखने के साधन में ये 5 प्रमुख बातें जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा जो आपको एग्जाम में देना पड़ेगा आंसर के लिए, और बाकी ऑप्शन इसके अंदर से नहीं रहेंगे। मतलब एक ही क्वेश्चन अगर रहे कि भाषा सीखने के साधन के कौन कौन प्रमुख पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन है, तो इसमें से कोई एक गिवन रहेगा, बाकी 4 गिवन नहीं रहेगा, वो आपको आंसर देना होगा। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे डियर फ्रेंड्स। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने के लिए हम आज एक विशेष बुक का हेल्प लेंगे। उस बुक के हेल्प से हम आपको क्वेश्चन पे कुछ बातें करेंगे, उसका आंसर पे भी हम डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ साथ संबंध नहीं है। मतलब इसमें सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का रिलेशन से नहीं होना चाहिए। इस ऑप्शन से आंसर देना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। ये वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का इससे रिलेशन नहीं है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था। ऐसे पूरा अवस्था के बारे में हम बात किए थे डियर फ्रेंड्स, तो इसमें आपका आंसर होगा। देखिए ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस 2011 में पूछा गया था, तो इसलिए हम क्वेश्चन देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण क्या होता है। तो ये होता है कब होता है, इसमें कंडीशंस पूछा गया है, पीरियड्स पूछा गया है। तो किशोरावस्था के दौरान जो है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण अवस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को अभ्यस्तता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव कर, उसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम। मतलब ऐसा प्रक्रिया जो दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना है, डायरेक्ट नहीं सीखना है, दूसरे से, उसको हम लोग सामाजिक अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह इनमें से कौन सा है। तो इनका भंडार गृह है इदम, और यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इदम, अहम, परम, अहम, इदम एवं अहम दोनों। तो इसका आंसर आपका इदम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के संज्ञात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है। तो संज्ञात्मक तरीके से इस पे हम डिस्कस भी किए थे। तो खेल के मैदान में संज्ञात्मक विकास का सबसे अच्छा परिभाषित तरीका है। परिवार क्या है, यहाँ है परिवार क्या है, किस चीज़ के लिए है परिवार, आखिर परिवार का रिलेशंस क्यों है। तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है जो अनौपचारिक है, जहाँ पे हर तरह का सिस्टम सिखाया जाता है, बच्चे में संस्कार सिखाया जाता है, किसी को सम्मान कैसे करना है, नमस्कार कैसे करना है। तो परिवार एक साधन है। एक शिक्षक विद्यार्थी को सामाजिक मूल्यों को विकसित कैसे करता है। तो एक शिक्षक एक विद्यार्थी को अपने समाज के मूल्यों के लिए आदर्श रूप में बर्ताव करके, आदर्श रूप में बिहेव करके उसको उसके सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन कब होता है। तो बच्चों में संवेगात्मक आयोजन प्रभावी तब होता है उसके व्यक्तित्व का निर्माण के लिए, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, इसलिए इसका आंसर सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चे सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करेगा कब, जब वो नियोजित निर्देशों में नहीं रहेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र का विकास कब होता है। चरित्र का विकास इच्छा शक्ति के द्वारा होता है, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा होता है, नैतिकता के द्वारा होता है, इसलिए इसका सारा आंसर सही है, इनमें से सभी का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालिका शिक्षा को महत्व देना सबसे उचित है, इसका क्या कारण है। इसलिए कि अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, बुरी तरह से प्रभावित किया जाता था, जिसके कारण हमारी बालिकाएं
अब उस समय अशिक्षित रह जाती थी और उस पर बहुत सारे तरह का बैड इफेक्ट पड़ता था। इसलिए अभी करंट सिचुएशंस में देखें तो बालिकाओं का शिक्षा का उचित कारण बताया गया है कि पहले जो है उसको टॉर्चर सहना पड़ता था या बुरी तरह से लोग उसके साथ बिहेव करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, छूट देता है। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह। चूंकि प्रयोजनात्मक उपागमन होगा नहीं, प्रगतिशील चिंतन होगा नहीं, इसलिए यहाँ लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य यह है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समन्वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, इसी के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और क्रम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं क्योंकि उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। उच्च उपलब्धि के साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ और होना चाहिए, ये और है, और आत्मसम्मान विकसित होता है। व्यवहार करना कहाँ से सीखते हैं हम लोग? तो व्यवहार करना संज्ञात्मक क्षेत्र से में आता है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका और भी बहुत सारी बातें। यह सीखने किस आयाम को उजागर करता है? तो यह है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ये सामाजिक गतिविधि के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और इस विद्यालय के मानदंड को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है, इसीलिए ऐसे वो करता है। शिक्षकों की यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने का जो सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सारे दुश्चिंतता में भी सहायक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या सिखाती है, से क्या बचाती है? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। इसका आंसर यहाँ है डियर फ्रेंड्स, लैंगिक पूर्वाग्रह से ही बचा लेती है। समाजीकरण का क्या अर्थ है? तो समाजीकरण का अर्थ है समाज में समायोजित होना। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है डियर फ्रेंड्स, इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। जीन पियाजे, जनरली इसके बच्चे आंसर दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भाषा को निर्धारित करने के लिए उसे बढ़ावा देने का काम वाइगोत्स्की का था। भाषा में सबसे छोटी इकाई माना गया है रूपिम को। भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई रूपिम है, वाक्य नहीं है, संकेत प्रयोग विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका होगा शिक्षकों के द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अभिसंज्ञान। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि लड़की है तो उसको कम शिक्षा देना और लड़का है तो ज़्यादा शिक्षा देना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों में समान रूप से व्यवहार होना चाहिए, दोनों को समान रूप से शिक्षा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन एक विद्यार्थी और टीचर पे आधारित है, इसलिए आप इसको केयरफुली देखें। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर नहीं मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है
तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या प्रदर्शित करती है? यहाँ पे ये इसलिए प्रदर्शित करती है कि उस लड़की से पूछी गई प्रश्न में वो कुछ नहीं चेंज कर रही है, जबकि उस मोहन से पूछा गया क्वेश्चन में चेंजिंग कर रही है। इसलिए यहाँ हम बोल सकते हैं कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। मतलब यहाँ भेदभाव किया जा रहा है, बच्ची के प्रति और बालिकाओं के प्रति भेदभाव किया जा रहा है। इस क्वेश्चन में ये सीधे सीधे क्लियर है, इससे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नर्सरी कक्षा की शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो सबसे विषय वस्तु की बात करें तो अपना जो परिवार होता है, मेरा परिवार, ये सबसे अच्छी विषय वस्तु है। एक विद्यार्थी कहता है कि उसके दादा आए हैं। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो आपकी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि दादा आया है की जगह दादाजी आए हैं यह कहना चाहिए, न कि दादा आया है। ये आपको सिखाना चाहिए, उसको संस्कार पूर्ण शब्द सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगारिमा को क्या करता है? बढ़ाता है, घटाता है, या फिर उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या करता है? तो यहाँ पे स्वगारिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को भी घटाता है। इसलिए आप केयरफुली इस क्वेश्चन का आंसर देखें। शिक्षा का अधिकार का नियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष में क्या किया गया? आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है नहीं, जेंडर मतलब भेदभाव हो जाएगा, फिर लिंग की भेदभाव हो जाएगा कि लड़का है लड़की है, इसलिए आयु के अनुसार उसका सबसे अधिक समजातीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिक शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में कौन सी हो सकती है? इसका आंसर होगा शल्य चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं और लड़कियां के आंकड़े को रिकॉर्ड करने तथा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? तो यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है, देखिए इसका ऑप्शंस है। ऑप्शन देखिए, पहले लड़कों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं लड़के, क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम हैं। दूसरा ऑप्शन है, लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती हैं। लड़कियां बेहतरीन अवलोकन होती है और बिना किसी गलती से आंकड़ों को रिकॉर्ड रखती है। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है। तो यहाँ आपका डियर फ्रेंड आंसर होगा पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका जो है विद्यालय में भी होती है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। ऑप्शन डी आप आंसर इसका दे सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और अगले क्लास में भी हम कुछ पॉइंट्स लेकर आएंगे, कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, इसलिए आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखने का कोशिश करें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। इसके लिए आप टेंशन फ्री रहें, विदाउट हेजिटेशन बोलें, उस पर हम कुछ विचार करेंगे और आपके क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। फिर उसका जो भी आंसर होगा उसको पूर्ण रूप से हम आंसर देने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।